नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 26 अगस्त को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सत्र की अवधि पर अंतिम फैसला होगा। उधर विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए मुद्दों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। महंगाई, बेरोजगारी, एचकेआरएन, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसानों और सफाई कर्मचारियों की मांगों समेत कई मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार हैं। वहीं सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगस्त से शुरू हो रहे हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सत्र से एक दिन पहले यानी 26 अगस्त को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। इसी बैठक में सत्र की अवधि पर अंतिम मुहर लगेगी। हालांकि अभी अनौपचारिक कार्यक्रम के मुताबिक 27 अगस्त को सत्र की शुरुआत होगी। 28, 29 और 30 अगस्त को अवकाश रहेगा। इसके बाद 31 अगस्त और 1 सितम्बर को सदन की कार्यवाही होने की संभावना है। विधानसभा सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष ने तैयार किया सवालों का पुलिंदा। कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस की ओर से महंगाई, बेरोजगारी, भर्तियां, एचकेआरएन की नौकरी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याएं और सफाई कर्मचारियों की मांगों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ खेलों और एसआईआर से जुड़े मुद्दे भी सदन में उठाए जाने की संभावना है। इनेलो ने भी विधानसभा सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। आईएनएलडी, युवाओं और रोजगार के मुद्दे के साथ सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, किसानों की समस्याओं, कानून व्यवस्था और कॉमनवेल्थ खेलों का मुद्दा सदन में उठाएगी। कॉलिंग टेंशन लाएंगे, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, सब मुद्दे है। जैसे एचकेआरएन का है, इसका है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है। विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, वहीं सरकार ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। मंथन किया जाएगा किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और सदन को सुचारू रूप से चलाना है। सरकार की ओर से विपक्ष के आरोपों का जवाब सदन के भीतर तथ्यों और सरकार के कामकाज के आधार पर देने की तैयारी है। पिछले सब सदनों में जितनी बार भी चर्चा हुई है, हर चर्चा से कांग्रेस भागी है, हर चर्चा से विपक्ष भागा है। सिर्फ चंद बातें जो वो फील्ड में बोलते हैं, रटी रटाई जो उनकी बात होती है, उसी को वो वहाँ आके बोलते हैं, उसी को पब्लिक में बोलते हैं और वही बात बोल के फिर निकल जाते हैं कि आप हमें कहते हो कि हमने घेरना है। किस चीज़ पे घेरना है भाई? क्या घेरोगे? हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है। हमने जहाँ जहाँ जो व्यवस्थाएं खड़ी करनी चाहिए, उन व्यवस्थाओं के प्रति हम लोग बहुत सचेत हैं और उनको खड़ा करना, उन पर सफलतापूर्वक कार्य करना, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। मुद्दों की लंबी फहरिस्त को देखते हुए हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। अब देखना होगा कि सदन में सवालों की गूंज ज्यादा सुनाई देती है या फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप हावी रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 27 अगस्त से हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले राजनीतिक दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं, चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है सर आपका। बीजेपी प्रवक्ता वैशाली तोमर जी जुड़ गई हैं, वैशाली जी आपका भी स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ओमकार जी आपका भी बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जादौन जी आपका भी स्वागत करती हूँ। शुरुआत वैशाली जी आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि विपक्ष आप देख रही होंगी कि पिछले काफी समय से मुद्दे गिना रहा है। एचकेआरएन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, सफाई कर्मचारियों का मुद्दा भी इसमें जुड़ गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर वे हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में पहुंचने वाले हैं। आपकी क्या तैयारी है वैशाली जी? मुस्कान जी आपको सादर नमस्कार। जी
क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? सुन पा रही हूँ मैम, बोलिए। हाँ, आपको सादर नमस्कार और मेरे साथ जुड़े हरियाणा की जनता को भी सादर नमस्कार और साथ ही साथ जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हैं उनको भी वैशाली तोमर का राम राम। देखिए, तैयारी करने की आवश्यकता उनको होती है जो पूरे वर्ष काम नहीं करते हैं और रिपोर्ट कार्ड के समय उनको झूठ या सच कोई इस तरह के पेपर तैयार करने की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, आवाज उठाना है, मुद्दे उठाना है और उठाना चाहिए, क्योंकि अगर मजबूत विपक्ष होगा तो जनता के काम बहुत अच्छे से हो पाएंगे। भाजपा जो सरकार है वो हमेशा से जो है विकास की राजनीति करती है और जो जनता के हित की काम करती है, बात नहीं करती, काम करती है। और देखिए, विपक्ष को मैं ये कहना चाहूंगी, विपक्ष को कि हमेशा सवाल उठाने की बजाय कभी कभी समाधान भी बता दें। समाधान बताएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जनता तो इनकी भी है ना। कुछ लोगों ने तो कम से कम इनको 30-40% लोगों ने तो वोट किया ही था, उनके लिए ही बता दें, उनका ही थोड़ा सम्मान रखने। अगर ये बार बार इस तरह से आवाज उठाते हैं, इस तरह के सवाल उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि साथ ही साथ समाधान भी बताना चाहिए, ताकि जनता को लगेगा कि ये तो बहुत अच्छी सरकार है, गलती की इनको हमने वोट नहीं किया। तो इनको अपना जो थोड़ा सा पैटर्न है थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए, मुझे लगता है, बिकॉज द चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर कभी कभी चेंज करना बहुत अच्छा होता है। ये मेरी सजेशन है इनको, और माने तो बहुत अच्छा, नहीं मानेंगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, रही बात भाजपा सरकार की, भाजपा सरकार देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस दिन से वो बने थे उस दिन से डे 1 से उन्होंने शपथ लेने से पहले जो उन्होंने वादे किए, जो संकल्प किए, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से वो पूरा कर रहे हैं, बहुत उम्दा तरीके से पूरे कर रहे हैं। जनता उन पर इतना विश्वास कर रही है, इतनी खुश है कि हर तरह से काम कर रही है। चाहे कोई भी काम ले लीजिए तो कहेंगे, ये तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन उससे अगर अंतर देखा जाए तो किस तरह से, चाहे आपने HKRN की बात की, तो HKRN को लेकर भी देखिए बहुत सारी चीजें जो है मुख्यमंत्री जी ने उस पर कहा है कि कांग्रेस के समय की जो राजनीतिक भर्तियां उठाकर देख लीजिए, उनकी व्यवस्था देख लीजिए किस तरह की थी, और उसको जोड़ना, राजनीतिक रूप से उसको जोड़ना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। सरकार का जो उद्देश्य है वो युवाओं को स्किल करना है, उनको एम्प्लॉयमेंट देना है, जहाँ कर्मचारियों से जुड़े जो प्रैक्टिकल इश्यूज है उन पर सरकार काम कर रही है और उनकी बातें भी सुन रही है, उनका संवाद चल रहा है, पॉलिसी के माध्यम से काम कर रही है, पॉलिसी में चेंजेस भी हुए हैं जो हो सकते हैं, वो पॉलिसी में चेंजेस भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको बिना मतलब की बातों को या बिना मतलब के लोगों को राजनीति से जोड़ना, मुझे नहीं लगता कि इसको हर चीज में राजनीति करना बहुत ही बेहतर विकल्प होगा राजनीति का। हर समय कमियां निकालने से भी कभी राजनीति में आप सफलता नहीं दे सकते। दूसरी बात आपने कहा खिलाड़ियों को लेकर, तो खिलाड़ियों को लेकर भी मैं इनको बताना चाहूंगी विपक्ष को भी और पूरे देशवासियों को, हरियाणा की जनता को भी बताना चाहूंगी कि हरियाणा की आबादी देश की लगभग 2% रही होगी, ठीक है, 2% के आसपास होगी मुस्कान जी। इसके साथ साथ आप देखिए ओलंपिक्स है, पैरा ओलंपिक्स है, एशियन गेम्स है और कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे राज्य में, हरियाणा राज्य में कितने खिलाड़ी लगातार जो ऐसे हैं, मेडल की संख्या बढ़ रही है। 2014 से पहले अगर कंपैरिजन करेंगे और 2014 के बाद आप कंपैरिजन करेंगे तो जितने वर्षों में 2014 से पहले मेडल नहीं आए हैं, उसके बाद आप 2014 के बाद देखेंगे कि मेडल लाने वाले जो हमारे बच्चे हैं, वो चाहे ओलंपिक्स है, पैरा ओलंपिक्स है, गेम्स है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, सब में इजाफा ही हुआ है। और इनको मैं बताना चाहूंगी कि सरकार ने जो है, सरकार के अनुसार भी और जो आंकड़े हैं उसके अनुसार भी पिछले 12 वर्षों में 730 करोड़ रुपए सीधे 182 लगभग खिलाड़ियों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और आप ये देखेंगे तो कहेंगे कि ये खराब है, वो खराब है, ये हो रखा है, वो हो रखा है। जब काम करते हैं ना तो कमी भी तो निकलती है, थोड़ी बहुत कमियां भी तो वहीं आएंगी जहाँ काम के। अब जिस सरकार ने काम ही नहीं किए तो उसकी कमियां क्या, उसमें तो फिर भी कमी आई थी। ठीक है मैम, मैं लौटूंगी आपके पास। जिस सरकार ने काम ही नहीं किया उनको हक ही नहीं है सवाल पूछने का। मैं लौटूंगी आपके पास फिर से। वैशाली जी, कृष्ण शर्मा जी, आपके मुद्दों की फहरिस्त तो लंबी है जो आप विधानसभा के मानसून सत्र में उठाने वाले हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उम्मीद कम है कि विपक्ष चर्चा चलने देगा सदन में, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी रही है वॉकआउट करना। इस बार आपकी रणनीति कुछ बदली नजर आएगी क्या कृष्ण शर्मा जी? मुस्कान जी, आपको, आपके चैनल को, मेरे जो पैनलिस्ट साथी हैं सबको नमस्कार है जी। मेरी आवाज मुस्कान जी आ रही है आपको? आ रही है सर, बोलिए। मुस्कान जी, देखिए, जो अभी विधानसभा का फैसला 27 से शुरू होने जा रहा है और वो 3 दिन का या 4 दिन का, कितने दिन का रहेगा, ये सब को पता लगेगा। इसमें कांग्रेस के पास और विपक्ष के पास इतने मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ जी कि रामनी कहाँ से रो करना चला करो
ये तो मतलब कई किसान आंदोलन कर रहे हैं, कई छात्र कर रहे हैं, कई लॉ एंड ऑर्डर पर इनकाउंटर हो रहे हैं, उसमें हिरासत में लेके इनकाउंटर हो रहे हैं। आपने देखा करनाल में कितना बड़ा हजूम रोड समाज का टूट गया। और कौन सा एक जिला देख ले मैडम जी जहाँ आए दिन गोलियां या बदमाशी अपहरण ये ना हो रहे हो तो इनसे घेरेंगे। और दूसरा सफाई कर्मचारी का जो हड़ताल है एक पखवाड़े से ऊपर हो गई है। और ऐसा कोई शहर कस्बा नहीं है जिसमें मैडम जी गंदगी के ढेर ना हो, कूड़ा करकट के ढेर ना हो। उनकी भाई में आपको आपके सामने उनकी बड़ी विचार से इसलिए उन्होंने सारी मांगों को मान लिया था। जब ये मांग देते मैडम जी, सरकार जो मुख्यमंत्री बोला करता था वही कानून बन जाया करता है, ऐसा नियम रहा है हमारे देश का। लेकिन भाजपा के तो मुख्यमंत्री बोले, प्राइम मिनिस्टर बोले, कोई मतलब ही नहीं है उनका कानून बन जाए, किसी बात पर अड़के रह जाए। उन कर्मचारियों की जो 15-15, 16-16 हजार के मैडम जी वो ले रहे 14,000 तक, उनको पक्का करने की बात थी। उनके 17 मांगे थी जो एक भी पूरी इन्होंने नहीं की। और अब वो ठीक है कृष्ण शर्मा जी, सफाई कर्मचारियों का मुद्दा आप कह रहे हैं कि आप उठाएंगे सदन में। कृष्ण शर्मा जी, इसके साथ ही आपने गिनाया है कि किन मुद्दों पर आप सरकार को घेरेंगे, लेकिन सर सार्थक चर्चा की उम्मीद हम कर रहे हैं। कृष्ण शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? वो एक मुद्दा है। कृष्ण शर्मा जी, मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप? सुरक्षा का मुद्दा है, वो उठाएंगे बड़े जोर से। लगता है कि उन तक आवाज पहुंच नहीं पा रही है। मैं काउंटर क्वेश्चन है मेरे पास, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास, लेकिन पहले ओमकार जी का रिएक्शन में ले लेती हूँ। ओमकार जी, इनेलो की क्या तैयारी है विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर? मुस्कान जी, हमारे 2 विधायक हैं, आदित्य देवीलाल जी और अर्जुन चौटाला जी। दोनों ने अपने अपने प्रश्न दिए हुए जो एक्सेप्ट हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा सत्र मात्र 3 दिन का है, बहुत छोटा है। और देखना, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ये है, 3 दिन में से तो 1 दिन तो बहस होगी नहीं, दूसरे दिन कांग्रेस वॉकआउट कर जाएगी किसी न किसी मुद्दे को लेकर, या तीसरे दिन वॉकआउट कर जाएगी। ले दे के 1 दिन का सत्र बचेगा जो बहुत कम है। कम से कम 8-10 दिन का सत्र होना चाहिए। 90 हल्के हैं, 90 विधायक हैं, प्रत्येक विधायक ने अपने हल्के की समस्याएं भी रखनी। हाँ, हमारी तरफ से जो मुख्य समस्याएं हैं उनमें जो विभिन्न शहरों में IMT बन रही है उनके बारे में कि किस किस शहर में IMT सरकार बनाने की योजना है, कितनी कितनी जमीन किस किस रेट पर अक्वायर की गई। आज अगर पूरे प्रदेश में देखा जाए, सीवर के पाइप डल रहे हैं, सीवर के पाइप अमृत योजना के तहत लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, पिछले 5 साल से डल रहे हैं। वो सीवर के पाइप कहीं ना कहीं पानी के पाइप से मिल जाते हैं। सीवर चालू भी नहीं हुए कई शहरों में, लेकिन पाइप डाले जा रहे हैं। वो पाइप जब मिल जाते हैं तो गंदा पानी पीने का घरों में आता, पेयजल गंदा आता है। उसकी स्थिति के बारे में प्रश्न है। इसके साथ ही नशा जो हर रोज बढ़ता जा रहा है, कई जिले ऐसे हैं, सिरसा लगा लो, अंबाला लगा लो, इन जिलों में नशे की भरमार है। सरकार इस बारे में क्या व्यवस्था कर रही है? SYL के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2016 में निर्णय दिया था कि केंद्रीय सरकार केंद्रीय एजेंसियों की मदद से बकाया काम पूरा कर ले SYL का। आज तक कुछ भी नहीं हुआ, डक्के के 2 भी नहीं हुए। इस बारे प्रश्न है। इसके साथ साथ जो मुख्य प्रश्न हमारा बनता है, आज सरकार पोर्टल खेल रही, हर एक काम के लिए पोर्टल बना रखा है। सरकार जनता को ये बताए कि प्रदेश में कितने पोर्टल चल रहे हैं और कौन कौन से पोर्टल बिल्कुल डेड हो चुके हैं। इसके साथ ही एक पोर्टल सरकार को ऐसा भी बना देना चाहिए जो सारे पोर्टलों की व्यवस्था बताए, जो ये बताए आज ये वाला पोर्टल बंद है, आज ये पोर्टल बंद है, क्योंकि ज्यादातर पोर्टल तो बंद ही होते हैं। इनके बहुत से प्रश्न इनेलो ने उठा रखे हैं। इसके साथ अब जो 2 मुद्दे ज्वलंत है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का मुद्दा, सफाई कर्मचारियों का मुद्दा, पटवारियों और कानूनगों का मुद्दा। पिछले 12 साल से प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, शायद ही कोई वर्ग कर्मचारियों का बचा हो जिसे लठ ना पड़े हो या जो दर्री पर ना बैठा हो। आज सफाई कर्मचारी 20वां दिन है हड़ताल का। ये कहते हैं हमने 13 में से 12 मांगे मान ली। भाई मान ली तो वो मांगे के समर्थन लेटर दियो ताकि उनको कुछ हौसला हो जाए। जो मुख्य मांग है वो मांग है उनके नियमितीकरण की। ये कहते हैं हम जॉब गारंटी देंगे। अब दोनों में मुस्कान जी अंतर समझना जरूरी है। ये कहते हैं हम जॉब गारंटी देंगे। जॉब गारंटी का मतलब है
वो कच्चा कर्मचारी रहेगा 58 वर्ष तक। उसको हर वर्ष अपनी प्रोग्रेस के अनुसार एक्सटेंशन लेटर लेना पड़ेगा। अगर उच्च अधिकारी उसको एक्सटेंशन लेटर नहीं देगा, उसकी जॉब वहीं खत्म हो जाएगी। फिर नियमितीकरण और जॉब गारंटी में, नियमितीकरण में जो रिटायरमेंट बेनिफिट है और दूसरे बेनिफिट जो पक्के कर्मचारियों को मिलते हैं वो मिलेंगे। और कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह कितनी है? 12,000 से 15,000। आज पीएचडी एमटेक किए हुए युवा कच्चे कर्मचारी रखे हुए। अब ये एक केस का मामला देते हैं, उमा भारती और कर्नाटक स्टेट का मामला। ये कहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। मैंने पढ़ा वो मामला, उस मामले में ऐसा कुछ नहीं। उस मामले में ये कहा गया है कि सरकार अनियमित कर्मचारी को नियमित तो कर सकती है, लेकिन रेगुलर नीति नहीं बना सकती। आप अगर, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि मुस्कान जी, सरकार में 3 तत्व होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, न्यायपालिका का काम है कानून का विश्लेषण करना कि कानून सही से लागू हुआ है या नहीं हुआ। अगर लागू नहीं हुआ तो लागू करना, अगर गलत लागू किया हो गया तो उसको ठीक करना। अब 1 मिनट के लिए मान लो कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में नियमितीकरण नहीं आ रहा जी, तो कानून कौन बनाता है? आप। कानून तो विधायिका ही बनाती है। और मेरी गारंटी है, ना तो हम उसका ऐतराज करेंगे अगर इन कर्मचारियों को पक्की नौकरी की दी जाए, और ना ही कांग्रेस देगी। फिर इनको ऐतराज क्या है? क्यों ये उनको पक्की नौकरी नहीं देना चाहते? आज पटवारी जिस काम के लिए हड़ताल पर बैठे हैं वो अपने लिए नहीं बैठे हैं। मैं उनकी हड़ताल को देख के भी आया हूं, समर्थन में देख रहा हूं। वो बैठे हैं, जो पोर्टल आज चल रहा है उस पोर्टल में हजारों खामियां हैं। और इस पोर्टल को बनाया किसने? जीएमआईटी सेल, संदीप शीरा के डिपार्टमेंट। क्यों नहीं वो इस पोर्टल को ठीक करते? 1 नवंबर 2025 से नई रजिस्ट्री व्यवस्था, जिसको पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था कहा गया, वो लागू है। तब से लेके आज तक इंतकाल ठीक से नहीं हो पा रही है, खाना कास्ट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, इंतकाल के साथ संबंधित बैंक के चार्ज और लोन जो क्रिएट होने होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सी खामियां हैं। और अब तो जो नया पोर्टल इन्होंने हैलरीज के बाद एक नया पोर्टल तकरीबन 2 महीने पहले लॉन्च किया। उस पोर्टल में जो इंतकाल नंबर दिए जा रहे हैं वो पहले से मंजूर इंतकाल नंबरों के ऊपर ओवरलैप किए जा रहे हैं। अब आप सुनिए, एक इंतकाल नंबर 14,309 मेरा है और वही किसी और को दे दिया जाएगा। इसमें कितने मुकदमे, कितने नए किस्म की लड़ाइयां पैदा होंगी। ये सरकार बिल्कुल बेदर्द किस्म की सरकार होगी है। इसको जनता की सहूलतों से कोई लेना देना नहीं। ये सारे मुद्दे हम आने वाले विधानसभा सत्र में क्योंकि 2 बड़े कर्मचारी वर्ग हड़ताल पर हैं। वैशाली जी, इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। अभी जादौन जी की एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, क्योंकि जादौन जी, हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है सर। सेशन छोटा रहने की संभावना है, हालांकि अभी अंतिम तारीखें सामने नहीं आई हैं, लेकिन एक लंबे लिस्ट है विपक्ष के पास। ज्वलंत मुद्दे उठने वाले हैं सदन के अंदर भी और बाहर भी। हम देख रहे हैं कि कर्मचारी वर्ग हड़ताल कर रहे हैं। इस सेशन से उम्मीदें हैं कि जनता से जुड़े मुद्दे उठेंगे, सार्थक चर्चा होगी, या फिर जिस तरह से हंगामा होता है और हंगामे की भेंट चढ़ जाता है सेशन, वैसे ही संभावना है इस बार भी। जादौन जी, देखिए, सत्र के जो संकेत मिल रहे हैं वो तो संक्षिप्त सत्र होने के संकेत मिल रहे हैं जी। तो इतना संक्षिप्त भी नहीं होना चाहिए, जब ज्यादा लंबा भी ना हो लेकिन संक्षिप्त भी ना हो। सारे मुद्दे जो विपक्ष उठाने को आतुर है, वो समझता है कि जनहित के मुद्दे हैं, प्रदेश के विकास के लिए और जो समस्याओं के निवारण के लिए जिनको उठाया जाना जरूरी है, उन सब पर चर्चा होनी चाहिए। एक तरफ तो केंद्र सरकार जो है परिसीमन करने के लिए उतारू है और लोकसभा की सीटें जो है 850 तक ले जाना चाहती है, और एक तरफ जो है इतने संक्षिप्त जो है सत्रों की परंपरा अगर बन रही है तो वो 850 जो, या हरियाणा विधानसभा में भी जो मेंबर बढ़ जाएंगे, फिर अभी 90 से लेके कोई 125-150 के आसपास पहुंचेंगे, तो फिर उनको टाइम कितना मिलेगा? फिर ये जो है सत्र के ये इतनी संख्या सीटों बढ़ाने से मतलब क्या? हर प्रतिनिधि को बोलने का मौका तो मिलना ही चाहिए एक सत्र में एक बार। अगर वो भी नहीं मिलता है तो फिर आपके परिसीमन का अर्थ क्या है? तो मेरा मतलब ये है कि संक्षिप्त सत्र इतना संक्षिप्त भी ना हो कि पूरे 3 दिन में ही वो समाप्त हो जाए। 3 दिन में क्या है, 1 दिन में एक मुद्दे पर चर्चा होती है ठीक से, 3 दिन में 3 मुद्दे उठा पाएंगे, जबकि मुद्दों की तो बड़ी लंबी सूची बनी हुई है। समस्याएं तो सरकार काम करती है, बेशक सरकार अपना काम करती है, लेकिन
कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है और वो जो है लोगों को परेशानी खड़ी करती है, और या फिर जो है आपके कामकाज में पूर्णता नहीं आ पाती, परफेक्शन नहीं आ पाता, तो फिर उस पर चर्चा तो सदन में ही होगी। आखिर सदन तो इसीलिए बनाए गए हैं, वो पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए है, जो संवैधानिक सिस्टम है, कि विपक्ष आपकी निगरानी करे और आपको ध्यान दिलाए कि ये जो है समस्या है, इनमें ये कमियां रही, ये इतनी गंभीरता इनमें पैदा हो गई है और आप सरकार इस पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाई, तो ये चर्चा होनी चाहिए। ठीक है इसके लिए जरूरी है कांग्रेस को भी अपना ट्रैक जो है बदलना चाहिए जी। वो जो है जैसे ही सरकार जवाब देने खड़ी होती है वो वॉकआउट कर जाते हैं। मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप आखिर में वॉकआउट कीजिए, आप बताइए कि आपके जवाब में ये कमियां थी और हम संतुष्ट नहीं थे, और वॉकआउट कीजिए और लौट कर बताइए कि उसमें आपके जवाब में ये कमियां थी जी। लेकिन आप तो वॉकआउट ही कर जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते, या वो जवाब पूरा होने के बाद आप आते हैं तो वो ठीक नहीं है। वो सरकार का जो है कि विपक्ष भागता है तो वो कुछ हद तक ठीक है कि विपक्ष को भागना नहीं चाहिए, उनको सुनना चाहिए। ठीक है और कृष्ण शर्मा जो जी है जी विरोध जाहिर करना चाहिए कि आपका ये जवाब संतोषजनक नहीं है, इसलिए आप वॉकआउट करें, जी। और बाद में जो है उस पर कमियां बतानी चाहिए कि ये कमियां। बिल्कुल सार्थक चर्चा होनी चाहिए, इसलिए सेशन बुलाया भी जाता है। कृष्ण शर्मा जी, जनता तो देखती होगी कि भाई कांग्रेस हमारे कौन से मुद्दे उठाने वाली है सदन में, लेकिन कांग्रेस वॉकआउट कर जाती है। तस्वीरें सामने आती है कि कांग्रेस के विधायक बाहर बैठे हैं, अपनी अलग पैरेलल विधानसभा चला रहे हैं। सर, इस बार ऐसा तो नहीं होगा? मेरी आवाज आ रही है आपको कृष्ण शर्मा जी? चलिए, उनसे संपर्क फिलहाल हो नहीं पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वैशाली जी, लेकिन उन्होंने पहले आरोप भी लगाए थे, इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे थे कि कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हम जाने वाले हैं। खास तौर पर जो सफाई कर्मचारियों का मुद्दा है, पटवारी भी हड़ताल कर रहे हैं, 2 बड़े कर्मचारी वर्ग हड़ताल कर रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? इसे कैसे टैकल करेंगे? चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए भी? देखिए मुस्कान जी, मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगी, ये बताना चाहूंगी कि विपक्ष को भी मेरी सलाह है ये, और इनको ये पता होना चाहिए कि जब लाखों लाखों लोग वोट करते हैं आपको, तो ये मानसून सत्र केवल आरोप प्रत्यारोप का मंच थोड़ी ना है कि आप आरोप लगाएं और फिर उसका जवाब दें। ये तो एक हरियाणा के भविष्य पर चर्चा होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि पानी हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार हो, हर विषय पर अच्छी बात के साथ और अच्छे समाधान के साथ चर्चा होनी चाहिए। सरकार ना ही तो कभी समस्या से भाग रही है, सरकार तो हर चीज का समाधान कर रही है। जो मसले, जो मुद्दे, जो इस तरह की चीजें जो वर्षों वर्षों से चली आ रही थी, कांग्रेस का समय कोई भूला नहीं है कि उन्होंने किस तरह से सरकारी भर्तियों पर भी किस तरह से उन्होंने जो राजनीति की, और किस तरह से अपने घर वालों को, और किस तरह से जो अपने ही घर में काम कर रहे थे वो घर में काम करते थे, लेकिन उनको दिखाया ये जाता था कि वो नौकरी कर रहे हैं। किस तरह की राजनीति इन्होंने किया उसको कोई भी नहीं भूला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इनको समाधान की राजनीति करनी चाहिए। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले भी मैंने बताया, अभी फिर से बता रही हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भर्ती में पारदर्शिता और मेरिट से नौकरियां दी है। मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में कहा कि सरकारी नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के मेहनत, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर दी जा रही है, और इससे हर एक वो व्यक्ति जिसे मेरिट पर नौकरी मिली है वो इतना ज्यादा अपने आप को खुश है और सौभाग्यशाली मान रहा है, और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ पूरे हरियाणा को भी धन्यवाद कर रहा है। दूसरा, इनको ये भी पता होना चाहिए, आरोप लगाने से पहले इनको ये पता होना चाहिए कि अभी जुलाई में 2026 में 3586 ग्रुप डी के कर्मचारियों को नियुक्तियां दी गई हैं। अब एक बात बताइए, ऑनलाइन जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको लाया गया क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार था। लोग ये कहते थे ट्रांसफर करा देंगे, जो बीच में बिचौलिए घूमते रहते थे उनको 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दिए, ट्रांसफर करा दिया। अब उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। कर्मचारियों की जो परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस का असेसमेंट को देखकर ही आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लाया गया है, और डिजिटल ACR व्यवस्था की तैयारी की गई है, जिस पर उसको आगे जो है इन प्रक्रियाओं से गुजरकर उसका आगे जो है बेटरमेंट और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। स्पोर्ट्स अचीवमेंट वाले जो सरकारी कर्मचारी है उनको 2026 में इंक्रीमेंट के नियम स्पष्ट किए गए हैं, ताकि नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन पर मिलने वाले इंक्रीमेंट जो है उनकी प्रक्रिया भी व्यवस्थित हो सके। उसके साथ साथ आपने HKRN की बात की, तो देखिए HKRN को कांग्रेस के समय में जो राजनीतिक भर्तियां और व्यवस्था
को होती थी, वो तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन इसको इस समय इस पर राजनीति करना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। कर्मचारियों के हित में आपने काम किया। वैशाली जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय से स्थिति बेहतर हुई है, अभी जो सरकार काम कर रही है उसमें। कृष्ण शर्मा जी, ठीक है, जमीनी तौर पर जब काम किया है जनता के साथ, तभी तो जनता इसलिए जनता आपको आशीर्वाद दे रही है। कृष्ण शर्मा जी, है। ठीक है। वैशाली जी, मैं फिर से लौटूंगी आपके पास। कृष्ण शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरी आवाज मिल रही है आपको कृष्ण शर्मा जी? आपकी आवाज आ रही है मैडम, मेरी आ रही है? बोलिए सर, आप अपनी बात पूरी कर नहीं पाए थे। कृष्ण शर्मा जी बोलिए। मुस्कान जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, SKRN में जो भर्ती हुई 97,000 भर्ती तो मैडम जो पिछली सरकारों द्वारा कच्चे कर्मचारी लगाए हुए थे वो ये ट्रांसफर किए थे, और इन्होंने 16-17,000 आदमी बच्चे जो लगाए थे। तो सिर्फ SKRN का क्या औचित्य था जब ये मतलब सेफ सर्विस ही नहीं करवा पाया, और ना ही कर्मचारियों को मतलब की सुविधाएं होती है। सैलरी तनख्वाह वेतन उनका इतना कम है कि मैडम जी 15,000-16,000 में क्या होता है आज के दिन में। जो वो 17-18 साल से वो नौकरी पर लगे हुए हैं, उनकी जो भरपूर जवानी थी वो तो चली गई। और भाजपा की जो पॉलिसी थी, जो ये 2014 से पहले कहते थे कि कच्चे कर्मचारी भाजपा नहीं स्वीकार करेगी, कर्मचारी तो पक्के ही होने चाहिए, जब पक्के का काम करते हैं तो पक्के होने चाहिए। इन्होंने अनेक प्रदर्शन हरियाणा में किए थे, और इनके 2-4 विधायक जो होते थे उन्होंने कपड़े निकाल के किए थे, शर्ट निकाल के, और सत्य कहते थे कच्चे कर्मचारी उन पॉलिसी को हम खत्म करेंगे। इनको शर्म नहीं आती ये बात, मतलब जब किया करते थे। अब ये सड़कों पे है, सफाई कर्मचारी सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, छात्र सड़कों पे है। तो ये मतलब सारे देश को सारे कर्मचारी आज ये सभी को सड़कों पे, और फिर उनको डंडा परेड करते हैं, उन पर गोली चलाते हैं। मतलब ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का लोकतंत्र है। भाजपा सरकार एक भी मुद्दे को नहीं जवाब दे पा रही। 3 दिन के सेशन में कुछ नहीं होने वाला। कम से कम मैडम जी नो भी सेशन तो कम से कम मुद्दों को सकता हो कि इन्होंने नहीं। जो महिला आरक्षण हम सबसे बड़ी मुद्दा कहेंगे, जो महिला आरक्षण हमें विपक्ष ने करवा था 33%, उसको लागू करने के लिए जो ये आज ले रहे हैं परिजीवन की, उसका हम इनका पर्दाफाश करेंगे विधानसभा में। भैया एक कानून पास कीजिए अपनी सरकार को लिए, जो 2023 में महिला आरक्षण हमने पास किया था उसको लागू करेंगे। ये किस तरह से करवा रहे हैं इसको हरियाणा के देश की जनता को, ये भी हम सामने लाने की कोशिश करेंगे। इसको भी हम बड़े जोर शोर से उठाएंगे। और तरीका ठीक रहेगा कृष्ण शर्मा जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हंगामा हो रहा है सदन में। लोकसभा में भी हमने देखा कि कितना कम काम हुआ है इस बार, विपक्ष का सिर्फ हंगामा हमने देखा। हरियाणा में वैसी स्थिति तो नहीं होगी सर, वॉकआउट तो नहीं करेंगे आप लोग, चर्चा देखेंगे हम इस बार, या फिर वही होगा? अगर सरकार हमारी जो जनहित की बात है सुनेगी और उसमें प्रश्नकाल में हमारे विधायकों को मौका देगी, विपक्ष को मौका देगी, तो हम सरकार को सहयोग करेंगे। अगर ये तानाशाही का रवैया अपनाएंगे, और जैसे मोदी और वहाँ पे मोदी और अमित शाह फेस नहीं कर पाए मैडम जी, आप इस बात पे भी चर्चा कीजिए कि छात्रों पे जो उन्होंने, महिलाओं पे जो हमारी लड़कियों पे इन्होंने पायलट गने जो किस तरह से खोते उनके मतलब खोते मारी लड़कियों को, मैं कह नहीं सकता। ठीक है, वहाँ पर आपके नेता अमित शाह जी से जवाब मांग रहे थे, प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे थे। आप यहाँ पर भी हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सेशन की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, किसी मुद्दे पर आप जवाब चाहते हैं क्या, स्पेसिफिक मुद्दे पर सरकार से? कृष्ण शर्मा जी। मैडम जी, हम सफाई कर्मचारी को सब अन्याय हो रहा है उसको जवाब मांगेंगे, घेरेंगे। SKRN में जो लूट घेरेंगे इनको, और जो उस पर तो वो जवाब दे रही है कृष्ण शर्मा जी कि हम पारदर्शिता लेकर आए हैं, हमने इतनी भर्तियां की हैं। आंकड़ा उन्होंने वैशाली तोमर जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने गिनाया है। इस पर विश्वास नहीं है आपको? मैडम जी, अपने मियाँ मिट्ठू बढ़ रहे हैं। अरे ये तो बताओ जालिमो, आपने कितने 97,000 तो पिछले थे मैडम जी, और 1 लाख कुछ मतलब SKRN में कर्मचारी 97,000 तो हमारे 1 मिनट बस आ रही हूँ वैशाली जी, कर्मचारी थे जो उन्होंने पक्के करने का जो आश्वासन दिया था मैडम जी, उनको पक्का नहीं कर पाए ये लोग, उनको पक्का नहीं कर पाए। ये तो मतलब ये तो दूसरे के घर के गलते ताड़ी बजाने वाले लोग हैं मैडम जी। ये कहाँ मतलब किसी के
ये बसते हुए घर को देख के राज्य इनके अपने घर का है नहीं, संघ के लोगों के। ये तो नियमितीकरण को लेकर सवाल उठा रहे हैं कृष्ण शर्मा जी। ओमकार जी आप कुछ ऐड कर रहे हैं, इसके बाद मैं जवाब लूंगी वैशाली जी आपका। ओमकार जी। मुस्कान जी, बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता आते हैं, नपी तुली जुबान लेके आते हैं, वही बातें कह के चले जाते हैं। ये कह रहे हैं हमने पारदर्शिता दी, मैं मान गया इनकी पारदर्शिता। ये कहते हैं हमने पर्ची खर्ची बंद करी। मैं एक छोटी सी डिमांड करता हूँ, 2014 से आपकी सरकार है, 12 साल हो गए। आप 12 साल में मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं, पिछले हफ्ते उन्होंने चंडीगढ़ में बोला था कि हमने 1,83,500 नौकरियां दी, मान गया दी। आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दो, 1,83,500 नौकरियां किस किस डिपार्टमेंट में दी, किस किस हल्के में दी। भी हमारी संतुष्टि, जनता की संतुष्टि जरूरी है। आप दूध के दूल्हे बन रहे हो। आप जब तक हमें आंकड़े नहीं दोगे, हम आरटीए में आंकड़े मांगते हैं, वो जवाब नहीं देते हैं। और इन्होंने आरटीए कानून इतना कंडम कर दिया है, आरटीए कानून में एसपीआई हो तो जवाब देता नहीं, प्रथम अपील को अटेंड ही नहीं किया जाता, और सेकंड अपील में कमिश्नर महोदय 6-6 महीने 9-9 महीने की डेट दे देते हैं। मानोगे आप? आरटीए कानून है 30 दिन में जवाब मिलना चाहिए, और 9 महीने की डेट लगती है कमीशन में जाके। इन्होंने आरटीए कानून का तो सत्यानाश मार दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पिछले 12 साल में आपने जितनी नौकरियां दी, मुख्यमंत्री ने बोला हम मान गए। दूसरा, HKRN में भर्ती की प्रक्रिया क्या है? आज एक बच्चा HKRN में अपना रजिस्टर कराता है, उसके आगे कितने बच्चे हैं, उसका नंबर कब आएगा? साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में आएगा भी कि नहीं आएगा, उसको पता होना चाहिए। हम कोई फॉर्म भरते हैं मुस्कान जी, पहले मेरे टाइम में जब हम प्रतियोगी परीक्षा में जाते थे, हमारा फॉर्म भरा जाता था, पता लगता था 30 मई को पेपर है, 10 जून को रिजल्ट है, एक डेट फिक्स होती थी। HKRN की ऐसी कौन सी डेट फिक्स है? कैसे नौकरी मिलेगी? दूसरा, पिछले 12 साल में हर साल जनता रिटायर भी होती है, कर्मचारी रिटायर होते हैं, लाखों कर्मचारी पिछले 12 साल में रिटायर हुए। हमारे को एक आंकड़ा दे दो कि कितने कर्मचारी पक्के रिटायर हुए। पक्के की बात कर रहा हूं मैं जी। कितने पक्के रिटायर हुए, कितने आपने भर्ती किए। और सबसे बड़ी बात, ये कहते हैं हमने 1.25 लाख नौकरियां HKRN में दी जी। जितने कर्मचारी कच्चे 2014 से पहले नौकरी पर लगे हुए थे, इन्होंने उठा के सारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की बीमारी, मैं बीमारी बोल रहा हूं इसको, 7 IAS इसके डायरेक्टर हैं। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, प्रॉफिट मेकिंग है? कुछ तो बता दो, ये लाभ कमाने वाली संस्था है क्या? फिर पिछले 12 साल में आप कहते हो हमने 1.25 लाख नौकरियां HKRN की दी। अरे 1 लाख नौकरियां तो ऑलरेडी लोग जो कर रहे थे, आपने HKRN में घुसेड़ दिया उनको नाम दे दिया HKRN का। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 12 साल में आपने नेट कितनी नौकरियां दी, कच्ची और पक्की? हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती की प्रक्रिया क्या है? कितने समय में सवाल आप बार बार उठाते हैं ओमकार जी। लगता है ओमकार जी आपको जवाब मिल नहीं पाया होगा, लेकिन आज प्रबुद्ध प्रवक्ता वैशाली तोमर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। HKRN की भर्ती प्रक्रिया क्या है? ओमकार जी बार बार ये सवाल उठाते हैं वैशाली तोमर जी, और आंकड़ों की बात कर रहे हैं। आप आंकड़े रख दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों के हित में काम कर रहे हैं। आपने कितने कर्मचारियों को पक्की नौकरी दी है? क्योंकि कर्मचारी भी यही चाहते हैं, उन्हें स्थायी किया जाए। अस्थायी नौकरी में बात बन नहीं रही है वैशाली जी। अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ता की आवाज नहीं आई थी, उनका भी सवाल अभी बता दीजिए, और फिर तसल्ली से मैं जवाब दूंगी, और तसल्ली से सुन ले जरा ये बैठ के, बता दीजिए कांग्रेस का जवाब, सवाल हो बता दीजिए, और फिर इनका थोड़ी देर के लिए थोड़ा शांत करवा दीजिएगा जब मैं जवाब दूं। बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता भी HKRN को लेकर सवाल उठा रहे हैं वैशाली जी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब विपक्ष सवाल पूछता है तो सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब मिलता नहीं है। वैशाली जी ओके, बस यही 2 सवाल है ना, है ना? 8:36 हो रही है, और 5-7 मिनट बोले ना, बीच में डिस्टर्ब ना करें, सारी चीजों का जवाब दे देती हूँ। रही बात भर्ती प्रक्रिया की, पहले भी कहा पर शायद इन्होंने सुना नहीं होगा, कहीं और दिमाग लगा रखा होगा, दोबारा से दोहरा देती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो नौकरियां दी जा रही है ना, वो मेरिट बेसिस पे दी जा रही है। अब आप एक बात बताइए, जो इतने एग्जाम्स क्लियर करके आए हैं,
और सरकारी नौकरियों पे हैं और जो कुछ दिनों से लगे हैं अरे उनको HKRN की बात कर रहा हूँ। एक समान आप देखो बीच में मुस्कान जी, इनको बोलिए। HKRN की बात कर ठीक रहा है हूँ, बोलिए ओमकार जी, उनका सवाल कंप्लीट। HKRN में कौन सी ठीक है मेरिट ओमकार जी, है? आपने सवाल मुस्कान जी, पूछ एक लिया, मिनट, उनका एक जवाब मिनट। कंप्लीट ये हो जाए। जवाब ओमकार नहीं बोल जी, सकते। ओमकार जी जवाब कंप्लीट हो जाए, मैं खुद रोक दूंगी। ओमकार जी 1 मिनट, कैसे ओमकार जी मेरिट नहीं, होती है? ओमकार जी 1 मिनट, ओमकार जी 1 मिनट, उनका जवाब चलिए, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, चलिए। आपका जो सवाल पूछा है आपने जवाब नहीं आएगा, मैं खुद दोबारा पूछ ठीक है। लूंगी, कंप्लीट हो जाए। ठीक है। वैशाली जी इनको क्या है ना, बीच बीच में टोकते रहेंगे, लेकिन इनको ये पता है कि क्योंकि मैं इस चीज का जवाब पहले भी दे चुकी हूं, अगर इनको इतना ज्यादा जवाब सुनने की आदत है तो जब उसमें सत्र में हर चीज का आंकड़े लेकर, पिछली बार भी आंकड़े लेकर पूरे मुख्यमंत्री जी बैठे थे, तब इन्होंने क्यों उन सवालों के जवाब नहीं सुने, क्यों ये वॉकआउट कर गए। और अभी भी आप देखिएगा आंकड़े बताए जाएंगे, सब चीजों के आंकड़े होते हैं, खुद देखें, खुद भी यहाँ पर बैठकर काम करना, बात करनी शुरू कर देते हैं। क्या बात करते हैं? अपने शासनकाल की बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का मास्टर प्लान कहाँ है, क्यों नहीं लगाया इन्होंने। पुराने शहरों के ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? इलीगल कंस्ट्रक्शन किए, नेचुरल जो ड्रेनेज थी उस पर कैनाल्स की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इनसे कभी कोई पूछता है कि जब सिर्फ बारिश के समय राजनीति करने आते हैं, इन्होंने अपने समय कोई समाधान क्यों नहीं किया? क्या कोई इनसे पूछता है कि जब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की रफ्तार के हिसाब से ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्यों नहीं बढ़ाया? क्या ये खुद कभी बात करते हैं कि जिस तरह से पुराने ड्रेनेज सिस्टम की कैपेसिटी आज कम पड़ रही है, उन्हें इन्होंने मॉडर्नाइज करने की जिम्मेदारी किसकी थी जब इस शहर को बसा रहे थे, हरियाणा को बसा रहे थे? हरियाणा की जनता ने इनको दिया था। आज जब ये सारी चीज बिगाड़ की व्यवस्था हमें दी गई है और हम उसको बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उस पर भी इनको सुनने में भी प्रॉब्लम है, इन्हें सुनने में भी दिक्कत होती है। अब रही बात HKRN की, आप एक बात बताइए, 10, 15, 20 हजार रुपए की जो उनको नौकरी मिल रही है उसमें कौन सा भ्रष्टाचार है? वो तो ऑनलाइन हो रही है, लेकिन इनको बिना मतलब की बातें करनी है। अब जो और दूसरी बात इनसे पूछे, अगर इन्होंने सब सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी करी हुई थी, भाई कांग्रेस का राज था, हर किसी को नौकरी दे रखी थी, हर एक व्यक्ति नौकरी पे था, तो क्या भाई 10 साल में पैदा हो गए ये सारे के सारे, 12 साल में पैदा होके बेरोजगार घर बैठा दिया हमने, तो ये हमें आंकड़ा दे देंगे? हमसे इतने आंकड़े पूछते हैं, हर बार आंकड़े। अरे तुम भी तो कोई आंकड़ा दे दो ना। क्या हमने 12 साल में घर बैठा दिए? वो 12 साल में पैदा हो गए जब तुमने सारी नौकरी पे लगा रखे थे। बैठ के बकवास करते हैं यहाँ पे, कुछ भी बोलेंगे, सुनने को तैयार नहीं है। अगर काम नहीं किया होता तो जनता तीसरी बार वोट देती क्या? जनता में जाना नहीं है, घर से निकलना नहीं है, सारे सिस्टम को लूट के खा गए। ऊपर से बात ऐसे बनाएंगे जैसे इतना बढ़िया इन्होंने काम किया। इतना बढ़िया काम करते तो आपको वोट मिल रही होती। आज अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि जिन्होंने मुझे वोट दिया मैं उनका मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हूँ। वैशाली जी, आपने अपने जवाब में सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाए हैं। वैशाली जी, आपने अपने जवाब में विपक्ष पर कई आरोप लगाए हैं। ओमकार जी, लगता तो नहीं कि आप संतुष्ट होंगे जवाब से? आप अगर संतुष्ट हो तो मैं भी जब एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं ना तो 4 उंगलियां अपनी तरफ उठ जाती है। उन्होंने आपसे HKRN को लेकर सवाल पूछा था। वैशाली जी, आपने जवाब दिया, ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। आपने क्या किया ओमकार जी? वो पूछ रही है, आपने क्या किया जनता के लिए ओमकार जी? मुस्कान जी, पहले मेरे को ये बताओ कि इन्होंने जो HKRN पे जवाब दिया आपको मंजूर है? जवाब दे पहले, आप संतुष्ट हो उससे? आंकड़े दे। आज चाहिए डिबेट 3 घंटे चले। वैशाली जी का तर्क है कि आप विधानसभा सेशन में पहुंचिएगा, वहाँ पर तमाम आंकड़ों के साथ पहुँचते हैं सरकार के मंत्रीगण। इनकी सरकार है, देखिए कैसे गोलमोल कर गई है। देखिए कोई जवाब नहीं दिया। एक मिनट वैशाली जी, प्लीज शांत हो जाइए वैशाली जी, ठीक है, बोलिए ओमकार जी। हर बार बैठेंगे, पर्चा लेके बैठ जाएंगे और बस बोलते रहेंगे। ठीक है वैशाली जी, आपने बोल लिया, मैं लौटूंगी आपके पास। ओमकार जी बोलिए। मुस्कान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम जनता को पता लग गया कि इन्होंने कोई जवाब HKRN पे दिया, कोई रिटायरमेंट पे कितने लोग रिटायर हुए उस पर दिया, कोई भर्तियां 1,83,500 कह रहे हैं उस पर कोई जवाब दिया? इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई व्हाइट पेपर जारी करने की बात करी। मैं खुश हूं, फिर भी मैं खुश हूं, मेरी बहन रोए ना, हम संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं, समय आता है सबका। आज आपका समय, कल हमारा आएगा, लेकिन अफसोस की बात है आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग परेशान है। मैं इनसे एक चीज और पूछना चाहता हूं, अगर ईमानदारी से जवाब दे दें। 12 साल से इनकी सरकार है, एक वर्ग का नाम बता दो एम्प्लॉइज का जो आज तक दरी पर ना बैठा हो। कोई एक वर्ग, पटवारी बैठ लिए, डॉक्टर बैठ लिए, नर्सें बैठ ली, ANM बैठ लिए, कोई एक वर्ग ऐसा बता दो
ट्रांसपोर्टर बैठ लिए, ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय बैठ लिए, बिजली कर्मचारी बैठ लिए। कोई ऐसा कर्मचारी जो दरी पर ना बैठा हो उसका नाम बता देना अपने बारे में, मैं मान जाऊंगा आपको। आज मुख्य समस्या जो है पटवारियों, कानूनगो और सफाई कर्मचारियों की। 20 दिन से शहरों में कचरा फैला हुआ है। ठीक है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। मैं उनकी प्रत्येक मांग का समर्थन करता हूँ, ओपन कह रहा हूँ, सारी मांगे उनकी मानता हूँ। और ये जो बार बार एक बहाना लगाते हैं, ये कहते हैं उमा देवी बनाम कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कोई रोक नहीं लगा रखी ना। आप विधायिका हो, आप कानून बना सकते हो, नए सिरे से कानून बना सकते हो। हाँ, कानून में कहीं भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आर्टिकल क्योंकि सरकार, 14 ठीक है ओमकार जी, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि कानूनी पेच फंसा हुआ है, हम तो प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस पर एक जवाब आपका भी बनता है वैशाली तोमर जी, क्योंकि जो हड़ताल पर हैं पटवारी और सफाई कर्मचारी, उसका बड़ा असर हो रहा है प्रदेश की सफाई व्यवस्था पर भी, राजस्व के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि संवाद के जरिए जल्दी समाधान निकल जाए वैशाली जी, क्योंकि मानसून सत्र नजदीक है और विपक्ष जोर शोर से मुद्दा उठाने वाला है। आपके लिए भी मुश्किल होगी वैशाली जी। देखिए, जो इनका जो नियमितीकरण है, आपको मैं बताना चाहूंगी, वो एक कानूनी और नीतिगत प्रक्रिया है। उस पर सरकार कोई भावनात्मक जवाब दे दे और इनकी तरह और जनता को, कर्मचारियों को, पटवारियों को इस तरह से भ्रमित करे, वो तो नहीं चलने वाला है। हम ऐसी सरकार नहीं है। भाजपा सरकार जो है वो कहती है, वो करती है, जो नहीं भी कहती है उसे भी करती है जो जनता के हित में होना चाहिए। तो जो भी निर्णय होगा वो कानून का होगा, नियमों से होगा, पदों की आवश्यकता और वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए जो भी निर्णय लिया जाएगा वो एकदम पारदर्शी होगा और अकाउंटेबिलिटी के साथ होगा। कांग्रेस सरकार की तरह या इनेलो सरकार की तरह नहीं होगा कि कह दो कुछ भी और अपना पल्ला झाड़ लो, पता है अगली बार तो आने ही नहीं है। हमें पता है, हमें जनता के लिए हम अच्छे काम करेंगे तो हम अगली बार के लिए तैयारी करेंगे, अगली बार आ पाएंगे। नहीं तो जनता हमें जिस तरह से कांग्रेस को और जिस तरह से इनेलो को बाहर कर दिया, जनता तो, क्योंकि जनता तो सर्वे सर्वा है, जनता तो ईश्वर का रूप है। तो देखिए काम हो रहा है, लेकिन अगर आप सोचें कि इस तरह से आप ये सोचें हड़ताल करने से कुछ फायदा होगा, संवाद से समाधान निकलता है, हड़ताल से नहीं। तो मेरा उन सभी कर्मचारी भाइयों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं आपके लिए। आप भी जायज चीजों के लिए मांग करें, नाजायज चीजों के लिए। तो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं वैशाली जी, एक मिनट ओमकार जी, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और कर्मचारी तो स्पष्ट कह रहे हैं कि आपने हमसे समझौता किया था और आपने सहमति दी थी और उसके बाद आप हमें बहला रहे हैं, समय को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारी मांगों पर आप पहले ही कह चुके हैं कि हम विचार कर रहे हैं, इन्हें लागू किया जाएगा, माना जाएगा, लेकिन आप लिखित में देने से अब इनकार कर रहे हैं, मुकर रहे हैं। वैशाली जी, आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए नियमितीकरण पर सरकार का रुख क्या है, क्योंकि कर्मचारी तो इसी पर अड़े हुए हैं। देखिए, जो एचआरएन के जरिए जो भी युवाओं को सरकारी विभागों, संस्थानों में काम करने का जो भी अवसर मिल रहा है, वो एक रोजगार का माध्यम है। ठीक है, उसको सरकार, उसको नियमितीकरण करना, उनको रेगुलराइज करना, वो एक, मैंने अभी भी पहले भी बताया कि उसको नियम और कानून के तहत करा जाएगा। सरकार ने कभी इस तरह का कोई भी वादा नहीं किया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो वो पूरा ना कर सके। वो उन्होंने जो एक एक शब्द कहे हैं, उन्होंने कहा था मैं बनने से पहले ही सरकारी नौकरी जितने लोगों को दूंगी, उससे पहले ही उन्होंने शपथ बाद में ली, पहले उन्होंने उनको शपथ पत्र दिए। तो ऐसी एक भी चीज नहीं है। देखिए, एचआरएन का जो उद्देश्य है वो रोजगार में पारदर्शिता लाना था। ठीक है, सरकार ने कंट्रेक्चुअल जो मैन पावर थी, जो भर्ती एक संस्थागत व्यवस्था देने की कोशिश उसको की गई, बहुत अच्छी और बहुत अच्छे तरीके से वो चल भी रहा है। अगर जनता खुश नहीं हो, जनता के काम अच्छे नहीं हो, तो कभी सरकार दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। देखिए, कोई भी सुझाव, अगर अच्छा सुझाव, चाहे वो इनेलो की तरफ से आए, चाहे कांग्रेस की तरफ से आए और चाहे वो जनता की तरफ से आए, वो सदैव सर माथे होगा और मान्य होगा, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पर एक माध्यम है, एक माध्यम है जनता का भला करने के लिए। तो उस माध्यम पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। पर्ची खर्ची की बजाय की प्रक्रिया जो है वो योग्यता को प्राथमिकता देने पर की गई है। तो क्या कोई भी इस तरह से चाहेगा? चाहे कोई कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठा है, किन्हीं के बहकावे में आकर, भ्रमित होकर, लेकिन क्या कोई ये चाहेगा कि बिना योग्यता के उसको कोई नौकरी मिले, उसको सरकारी नौकरी मिले? कौन चाहेगा उसको? देखो, रेगुलराइज करना, वो सरकार सालों से काम कर रहे हैं अस्थायी तौर पर और उसी काम के लिए स्थायी होने की मांग कर रहे हैं, तो कहाँ गलत है? कृष्ण शर्मा जी, लेकिन वैशाली जी ये भी कह रही है कि
ठीक है वैशाली जी आऊंगे मैं आपके पास। कृष्ण शर्मा जी, वैशाली जी कह रही है सुझावों का आमंत्रण है, आप अच्छे सुझाव रखेंगे तो उस पर चर्चा होगी, लेकिन ये भी कह रही हैं कि विपक्ष के समय में क्या कुछ स्थिति थी उससे तो काफी बेहतर है, और क्योंकि तीसरी बार लगातार जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ऐसे में हम तो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर जनता के लिए। कृष्ण शर्मा जी। मुस्कान जी, देखिए आज की डिबेट से एक निष्कर्ष निकला कि हमारी जो बहन बीजेपी प्रवक्ता है वैशाली तोमर जी, इसको पूरा टाइम आपने दिया और ये प्रखर होकर पूरा बोली। मैं समझता हूँ कि भाजपा ने इसको प्रवक्ता से एक विधायक का टिकट दे देना चाहिए। इन्होंने कहा जल भराव की समस्या कांग्रेस के टीम की समस्या है। मैडम जी, इन्होंने 12 साल से जो लूट मचाई है ना, छोटे और या बड़े शहर में, तो इन्होंने धड़ाधड़ कॉलोनियां काटी है इनके भाजपा के नेताओं ने, भाजपा के विधायकों ने मिलके, और ये ऐसे सिस्टम से काटी, ऐसे मतलब उसको कानून को तौर तरीकों को बिल्कुल बदल के एकदम इन्होंने गैर अवैध कॉलोनियां जो काटी है, जो पानी का भाव था नेचुरल, इनको जो रोका है वही बात का कारण है। आज बड़ा शहर हो, चाहे वो फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, करनाल हो, पानीपत हो, मैडम जी किश्तियां तक चलती है। इतना इनको मतलब एक बारिश में भी किश्तियां तक चलती है उसमें, तो इतने नाकामयाब है ये मतलब सरकार में, और मतलब जिम्मेवारी लेने में इन्हें शर्म नहीं आती। ये इतनी बेशर्मी से कहते हैं अरे टेक्निकल फॉल्ट हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गया। अरे जब ये सारा हरियाणा को दबा दोगे तो टेक्निकल फॉल्ट किसके हो आप? जिम्मेवार कौन है इस बात का? ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया बीजेपी। ये अटल जी के टेम की बीजेपी नहीं रही, ये मोदी और अमित शाह के टेम की है। इसमें सारे मंत्री सब मोदी और उसके अमित शाह के इशारे में चलते हैं मैडम जी, और सारे ठेकेदार जो बड़े तक छोटे तक सब डिसाइड होकर दिल्ली से आते हैं और वो मनमानी करते हैं, एक पैसा नहीं लगाते और इनसे जवाब मांगा जाता है। फट ऐसी उनका टेक्निकल अधिकारी आएगा सरकार का, वो कह देगा नहीं ये ठेकेदार का कसूर नहीं है, ये तो नेचुरल हो गया और इसको सरकार इस पे काम कार्य कर रही है। ये 5, 10, 20 शब्द ऐसे इनके सरकार कार्य कर रही है, सुचारू रूप से कर रही है, न्यायिक प्रक्रिया जारी है। एक यशस्वी इनके टेम में पैदा हुए हैं, पहले कोई यशस्वी नहीं थे। ठीक है। तो ये शब्दों के जाल के मंत्री माहिर लोग हैं, इन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अब हर वर्ग मैडम जी, ईमानदारी की बात, 70 वर्ग थोड़ा जो युवा वर्ग था इनकी सुनता था, इनकी जो उस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन 70 वर्ग को अपनी मांगों के लिए वो सड़कों। और ये सभी मुद्दे आप विधानसभा में लेकर जाने वाले हैं, लेकिन इस सेशन से उम्मीद है कि जनता से जुड़े मुद्दे उठेंगे भी, सरकार भी एक जवाब के साथ वहां पर पहुंचेगी। समय मेरे पास सर इतना ही था, बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने को दे दिया आपने। शुरू होने जा रहा है, इससे पहले बैठकों का दौर हम देख रहे हैं। कुल मिलाकर राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं। ऐसे में मॉनसून सेशन पर सबकी नजरें हैं, कितना खास ये रहने वाला है। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।